हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 2। पेपर कोड है 348KH। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12 बायोलॉजी का अनसोल्ड पेपर 2025 सेट नंबर 1 जिसका पेपर कोड था 348 kg को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अनसोल्ड पेपर में देखने वाले हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कक्षा 12 है, सेट नंबर है 2। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है और देखिए इसका पेपर कोड है 348KH। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं हम इसमें आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बहुविकल्प उत्तर प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 1 का क, ख, ग और घ, तो ये क्वेश्चन क्या है, 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, TTLL जोड़ा है समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा या समयुग्मजी बोना या विषमयुग्मजी बोना। और अगला क्वेश्चन है, BT कपास किससे निर्मित होता है, विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या कीट से। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, चूहा, गिलहरी, छिपकली, टिड्डा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। तो आपको इसमें बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं जो कि अति लघुत्तर प्रश्न। इसमें पहला है क, IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए, जो कि हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। उसके बाद प्रश्न 2 का ख है, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए, अगला है ग, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो और अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर विकास नहीं होगा, यहाँ पर होगा विकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हमसे 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं। ह्यूमन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 घातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन क्या होता है। और देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, मादा मधुप में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के यहाँ तक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, एक सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसमें का है टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एल जोड़ा है, तो सही समयुग्मजी लंबा है, विषमयुग्मजी लंबा है या समयुग्मजी बोना है या विषमयुग्मजी बोना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे विषमयुग्मजी क्या होता है, सहयुग्मजी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करके बताया हुआ है जिससे आपको दिक्कत ना हो, और आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा जिससे आप इसको रिवाइज करें तो आपको पता होना चाहिए सहयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहयुग्मजी की। तो सहयुग्मजी क्या होता है, जब एक जीव को किसी जीन के लिए अपने माता पिता दोनों से समान एलील मिलते हैं, जैसे TT और TT, यानी कि कैपिटल टी या स्मॉल टी। और समयुग्मजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोजाइगोस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगोस। तो समयुग्मजी क्या होता है, जब एक जीव को किसी जीन के लिए अपने माता पिता दोनों से समान एलील मिलते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक कैपिटल टी है, एक है स्मॉल टी। तो अब देखते हैं विषमयुग्मजी क्या होता है। तो विषमयुग्मजी क्या होता है, जब एक जीव को किसी जीन के लिए अपने माता पिता दोनों से अलग अलग एलील मिलते हैं। अलग अलग एलील कैसे, एक तो कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ विषमयुग्मजी। क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा विषमयुग्मजी। ठीक है, यानी कि सहयुग्मजी ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अब हमें देखना है विषमयुग्मजी लंबा है या बोना है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर
कैपिटल टी क्या है, प्रभावी एलील है। क्या है, जहाँ यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो है प्रभावी एलील, और स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी हमारा अप्रभावी एलील है। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबाई को दर्शाता है, क्योंकि इसमें प्रभावी एलील स्मॉल टी के साथ क्या होता है, प्रभावी एलील कैपिटल टी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी क्या होता है, प्रभावी एलील है, और स्मॉल टी है अप्रभावी एलील। तो इसलिए जो लंबाई का जो वो प्रभाव होगा वो अधिक होगा, इसलिए टी टी लंबाई को दर्शाएगा, क्योंकि इसमें अप्रभावी एलील टी किसके साथ है, प्रभावी एलील कैपिटल टी के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि कैपिटल टी लंबा होने के लिए प्रभावी होगा तो टी टी वाला पौधा लंबा होगा, भले ही अप्रभावी एलील स्मॉल टी क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टी टी एलील जोड़ा है तो ये हमारा विषमयुग्जी लंबा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ख। बीटी कपास किससे निर्मित होता है, तो विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या कीट से। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए कि बीटी कपास किससे निर्मित होता है, विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या कीट से। तो देखिए बात करें बीटी कपास की, तो बीटी कपास हमारा निर्मित होगा किससे, जीवाणु से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बीटी कपास किससे निर्मित होता है, तो बात करें बीटी कपास की, तो बीटी कपास हमारा जीवाणु से निर्मित होता है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करके आपको बताएं कि बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु से होता है, यानी कि बीटी कपास किससे निर्मित होगा, तो बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु से होता है। और फ्रेंड्स आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जरूर लिखना, क्योंकि देखिए डायरेक्टली हमसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बीटी कपास किससे निर्मित होता है, तो उस जीवाणु का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि उस जीवाणु का नाम है बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु है वो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ग है निम्न में कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, तो कौन सा है, चूहा है, गिलहरी है, छिपकली है, टिड्डा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है, चूहा, गिलहरी, छिपकली या टिड्डा। तो देखिए छिपकली, क्योंकि ये क्या होगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करेगा, जैसे कीड़ों को खा लेती है, तो ये क्या होगी, छिपकली होगी हमारी द्वितीयक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जैसे चूहा, गिलहरी, टिड्डा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और ये पौधे या उसके हिस्सों को खाएंगे। ये सिर्फ चूहा हो गया, गिलहरी हो गया और टिड्डा हो गया, ये सिर्फ पेड़ पौधे या उसके हिस्सों को खाएंगे। लेकिन जो छिपकली है वो क्या खाएगी, वो खाएगी प्राथमिक उपभोक्ता को, जैसे चूहा, गिलहरी, टिड्डा, इन सभी को छिपकली खा सकती है। तो देखिए ग का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा घ। निम्न में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अतिदोहन, ऑप्शन नंबर 2 है सह विलुप्तता, ऑप्शन नंबर 3 है आवासीय क्षति, ऑप्शन नंबर 4 है वनीकरण। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि निम्न में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, अतिदोहन नहीं है, सह विलुप्तता नहीं है, आवासीय क्षति नहीं है या वनीकरण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही होगा। तो देखिए बात करें यहाँ पर वनीकरण की, तो वनीकरण क्या होता है, जैव विविधता के क्षरण का कारण नहीं, यानी कि जैव विविधता के क्षय होने का कारण नहीं है क्या, वनीकरण। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि ये जो होता है ये जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करता है, वनीकरण यानी कि वनीकरण यानी कि जो वन यानी कि जैसे पेड़ पौधे लगाना, ये वन के अंतर्गत ही आते हैं। तो वन क्या 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 काम करता है, वन हमारा जैव विविधता को बढ़ाने का काम करता है, ये जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। और बात करें अतिदोहन की, सह विलुप्तता की और आवासीय क्षति की, ये क्या करता है, ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का प्रमुख कारक है। क्या है, क्षति यानी कि नुकसान। तो अतिदोहन हो गया, आवासीय क्षति और सह विलुप्तता, ये 3 ऐसे हैं ये जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो वनीकरण यानी वन क्या करते हैं, ये हमारा जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 1-1 मार्क्स के पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर 2 का है IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखना होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो IVF का संकेताक्षर का पूरा नाम क्या है, तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अगला है प्रश्न नंबर 2 का ख, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए। तो हमें औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लाइकेन है। क्या है? औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लाइकेन। तो ये आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हर साल रिपीट होते हैं। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। और हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स हो गया और हमारा जो चैप्टर्स है वो फिक्स है, तो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं और ये मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो अगर आपने 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हैं वो कर लिए ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और फ्रेंड्स आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सब आपसे यही बोलेंगे कि जो हमारा बायोलॉजी का पेपर है वो बहुत हार्ड आता है, लेकिन यकीन मानिए बायोलॉजी का जो पेपर है वो बहुत ही आसान होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्षों में जो सेट आए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया ना 2019 से 2025 तक, तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको और किस सब्जेक्ट का पेपर सेट सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें मोटिवेशन पता चलता है और हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर गया है न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर गया है न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बायोलॉजी में न्यूक्लियोटाइड हो गया न्यूक्लियोसाइड ये पूछा ही जाता है। तो बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा 5 कार्बन युक्त पेंटोस शर्करा से निर्मित होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा 5 कार्बन युक्त पेंटोस शर्करा से निर्मित होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड की तरह क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है न्यूक्लियोसाइड भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा 5 कार्बन युक्त पेंटोस शर्करा से निर्मित होता है। और इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होगा? नाइट्रोजन युक्त क्षारक क्या होंगे? नाइट्रोजन युक्त क्षारक होंगे। और इसमें क्या होगा? और इसमें पेंटोस शर्करा पाई जाएगी, लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा घ। तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो आपको बताना है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ये होती है 10%। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। क्या होती है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। कौन कौन से? एक तो हीमोफीलिया और एक है वर्णांधता। हीमोफीलिया एवं वर्णांधता लिंग संलग्न प्रभावी विकार होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। और देखिए फ्रेंड्स अब तक तो हमारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है का ह्यूमन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर ह्यूमन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ह्यूमन्स एक जैविक पदार्थ है। क्या है? ह्यूमन्स जो होता है वो एक जैविक पदार्थ है जो मिट्टी में पाया जाता है। यह मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के विघटन से बनता है। किससे बनता है? यह मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के विघटन से बनता है। ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक है। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस हमारा एक जैविक पदार्थ है। क्या है? ह्यूमस एक जैविक पदार्थ है जो मिट्टी में पाया जाता है और यह मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के विघटन से बनता है। और ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक, आगे लिखते हैं हम, पोषक तत्व प्रदान करता है। यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ा देता है। तो ह्यूमस की उपस्थिति में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है
और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ा देता है। मिट्टी में क्या करेगा, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी गतिविधि को बढ़ा देता है। और ह्यूमस की उपस्थिति से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 का खा, चर घातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर चर घातांकी वृद्धि का वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चर घातांकी वृद्धि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें वृद्धि दर वर्तमान आकार के समानुपाती होती है। क्या होती है? चर घातांकी वृद्धि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें वृद्धि दर वर्तमान आकार के समानुपाती होती है, जिसका अर्थ है कि वृद्धि की दर समय के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। यह अक्सर तब होता है जब संसाधन असीमित होते हैं, जैसे जीवाणु की वृद्धि, जब उनके पास पर्याप्त पोषक तत्व हो। इस प्रकार की वृद्धि का एक उदाहरण किसी भी चीज की जनसंख्या है जिसमें सीमित संसाधन होते हैं और वह अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ती है। तो फ्रेंड, चर घातांकी वृद्धि का हमें वर्णन करना था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चर घातांकी वृद्धि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें वृद्धि दर वर्तमान आकार के समानुपाती होती है, जिसका अर्थ है कि वृद्धि की दर समय के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। यह अक्सर तब होता है जब संसाधन असीमित होते हैं, जैसे जीवाणु की वृद्धि, जब उनके पास पर्याप्त पोषक तत्व हो। इस प्रकार की वृद्धि का एक उदाहरण किसी भी चीज की जनसंख्या है जिसमें सीमित संसाधन होते हैं और वह अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ती है। अब देखिए अगला है हमारा ग क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटीटॉक्सिन क्या होता है। एंटीटॉक्सिन एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीटॉक्सिन जो होता है वो एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो शरीर में विषाक्त पदार्थ जैसे टॉक्सिन्स को बेअसर करने का काम करता है। तो एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एंटीटॉक्सिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो शरीर में विषाक्त पदार्थों यानी कि टॉक्सिन को बेअसर करने का काम करता है। यह विशेष रूप से बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विष जैसे टेटनस और डिप्थीरिया में या कुछ जानवरों के विष जैसे सांप काटने में के खिलाफ प्रभावी होता है। क्या होता है? जो एंटीटॉक्सिन है ये एक प्रकार का क्या होता है? एंटीबॉडी होता है जो शरीर में विषाक्त पदार्थों यानी कि टॉक्सिन को बेअसर करने का काम करता है। यह विशेष रूप से बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विष जैसे टेटनस और डिप्थीरिया में या कुछ जानवरों के विष जैसे सांप काटने में के खिलाफ प्रभावी होता है। यह संक्रमण का इलाज करने के लिए बाहरी रूप से इंजेक्ट किया जाता है और अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यह संक्रमण का इलाज करने के लिए क्या होता है? बाहरी रूप से इंजेक्ट किया जाता है और ये अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 का घ, मादा मधुप के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर लिखते हैं मादा मधुप में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? मादा मधुप यानी कि मादा मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपको पता होना चाहिए। मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं और इसमें अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण या हाइप्लोइड लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली को क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया था मादा मधुप के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि मादा मधुप में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड्स? 32 गुणसूत्र होते हैं और इसमें अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण या हाइप्लोइड लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं इसको। या तो आप चाहे तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हाइप्लोइड लिंग निर्धारण प्रणाली। अब इसमें हम आगे लिखते हैं, इसमें मादाएं निषेचित अंडों से विकसित होती है। इसमें जो मादाएं होती है वो निषेचित अंडों से विकसित होती है और ये क्या होते हैं? ये होते हैं द्विगुणित। जो मादा अंडों की क्या होता है? ये होता है मादा निषेचित अंडों की क्या होता है? ये होते हैं द्विगुणित। यानी कि मादा में क्या होता है? द्विगुणित होता है। गुणसूत्र के 2 सेट होंगे और नरों का विकास अनिषेचित अंडों से होता है। तो ये क्या होंगे? इसमें गुणसूत्र का एक सेट होगा तो इसको अगुणित या एन भी बोलेंगे। तो मादा मधुप में क्या होता है? 32 गुणसूत्र होते हैं और इसमें अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण या हाइप्लोइड लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं और इसमें मादाएं निषेचित अंडों से विकसित होती है, द्विगुणित 2n और नरों का विकास अनिषेचित अंडों से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें जो लिंग निर्धारण प्रणाली होगी यह प्रणाली गुणसूत्र के सेटों की संख्या पर आधारित है, न कि लिंग गुणसूत्र जैसे कि XX XY पर नहीं है। ये जो प्रणाली है लिंग निर्धारण प्रणाली ये गुणसूत्र के सेटों की संख्या पर आधारित है। जैसे मादा में क्या है? मादा द्विगुणित है और इसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होंगे और नर क्या है? ये अगुणित है, इसमें गुणसूत्र का एक सेट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ड, आनुवंशिक कूट की 2 विशेषता लिखिए। तो हमें यहाँ पर आनुवंशिक कूट की 2 विशेषता लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आनुवंशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट है त्रिगुणात्मकता और दूसरा है सार्वभौमिकता।
क्या है, फर्स्ट है त्रिगुणात्मकता और दूसरा है सार्वभौमिकता। तो आनुवंशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, त्रिगुणात्मकता और सार्वभौमिकता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिगुणात्मकता का अर्थ है आनुवंशिक कूट हमेशा 3-3 न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है में होता है। और सार्वभौमिकता का अर्थ है कि अधिकांश जीवों में यह कूट समान होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आनुवंशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट है त्रिगुणात्मकता और सेकंड है सार्वभौमिकता। तो त्रिगुणात्मकता का अर्थ है कि आनुवंशिक कूट हमेशा 3-3 न्यूक्लियोटाइड के समूह जिसे कोडॉन भी कहते हैं में होता है। और सार्वभौमिकता का अर्थ है कि अधिकांश जीवों में यह कूट समान होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का भी अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।